दमिश्क की गलियों, अस्सवेदा के पहाड़ों और गोलान की चोटियों पर बमबारी जारी है, मगर पेरिस की खामोश इमारत में होने वाली मुलाकात में एक नया लफ्ज सामने आ चुका है। इसराइली फजाई हमलों के बाद शाम की वजारत दिफा से उठता धुआं अभी फजा में तहलील भी नहीं हुआ था कि डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सेल से उम्मीदें जोड़ ली गई हैं। सवाल ये नहीं कि ये सेल क्या है, असल सवाल ये है कि क्या वाकई जंग को रोकने का जरिया बनेगा या एक और कागजी इंतजाम साबित होगा जो ताकतवर को खुली छूट और कमजोर को महज वादे देकर खामोश करा देगा। शाम और इसराइल के दरमियान अमेरिका के साथी में पेरिस में होने वाले मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब शाम खुद अपनी तारीख के एक नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है। दिसंबर 2024 में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम का सियासी ढांचा हिल कर रह गया है। नई क़यादत सदर अहमद शरा की हुकूमत अभी अपने कदम जमा ही रही थी कि इसराइल ने न सिर्फ शामी फौजी तंसीबात पर हमले तेज कर दिए बल्कि 1947 के डी एस्केलेशन मुआहदे के तहत कायम डीमिलिटराइज जोन में भी अपनी अफवाज दाखिल कर दी। ये वो लम्हा था जब दमिश्क को एहसास हुआ कि सिर्फ मजम्मती बयानात अब काफी नहीं है। 1974 का मुआहदा शाम और इसराइल के दरमियान एक नाजुक मगर मुअस्सर फायरवॉल था जिसने निस्फ सदी तक दोनों दुश्मनों को एक हद से आगे बढ़ने से रोके रखा। मगर असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल ने इस मुआहदे को अमलन गैर मुअस्सर समझते हुए जमीनी हकायक को बदलना शुरू कर दिया। इसराइली टैंक शामी सरजमीन पर और शामी फजाओं में इसराइली तैयारे, ये सब इस बात की अलामत थे कि ताकत का तवाज़ुन यकतरफा हो चुका है। पेरिस में होने वाली बातचीत के नतीजे में जिस मुश्तरका मैकेनिज्म पर इत्तेफाक हुआ उसका मकसद बज़ाहिर यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान फौरी राब्ता मुमकिन बनाया जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो और किसी भी गलत फहमी या झड़प को बड़े तसादुम में बदलने से रोका जाए। मुश्तरका बयान के मुताबिक ये सेल तनाज़ात को बर वक्त हल करने और कशीदगी कम करने के लिए काम करेगा, मगर शामी अवाम के लिए ये अल्फाज नए नहीं हैं। उन्होंने इससे पहले भी डी एस्केलेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सिक्योरिटी मैकेनिज्म जैसे अल्फाज सुन रखे हैं जिनका अंजाम अक्सर बमबारी की सूरत में निकला। शाम इस मुआहदे से क्या चाहता है, इसका जवाब सादा मगर मुश्किल है, खुद मुख्तारी। दमिश्क वाज़े तौर पर 1974 के मुआहदे की बहाली चाहता है और इसका बुनियादी मुतालबा यह है कि इसराइली अफवाज दिसंबर 2024 से पहली वाली लाइनों तक वापस जाएं। शामी हुकूमत ये भी चाहती है कि इसराइल अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को बंद करे, खास तौर पर जनूबी शाम के शहर अस्सवेदा में दुरूज मलेशियाओं के साथ रवाबित को खत्म करे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इन शख्सियात की हिमायत की जो नई शामी हुकूमत के मुखालिफ हैं, जिनमें हिकमतुल जहरी जैसे नाम भी शामिल हैं। इसराइल इस मुआहदे से दरअसल 3 बड़े मकासद हासिल करना चाहता है। पहला, जनूबी शाम में मजीद स्ट्रेटेजिक रसाई। दूसरा, अकलीतों के जरिए असर रसूख ताकि दमिश्क की मरकजी हुकूमत दबाव में रहे। और तीसरा, तवील मुद्दती सियासी लिवरेज जिसके जरिए शाम की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर असर डाला जा सके। इसराइल ने नई शामी हुकूमत को बारहा इंतहा पसंद करार दिया है और दमिश्क के जनूब को गैर मुसल्लह इलाका बनाने का मुतालबा किया है जो अमलन शामी खुद मुख्तारी को महदूद करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, ये सब कुछ उस वक्त में हो रहा है जब अमेरिका एक मुख्तलिफ खेल खेल रहा है। वाशिंगटन के लिए इस पूरे मामले में सबसे अहम लफ्ज कंटेनमेंट है। अमेरिका शाम में एक मुकम्मल जंग नहीं चाहता, न इसराइल और न ही ईरान के साथ। दाइश के खिलाफ जंग में दमिश्क को एक शराकतदार के तौर पर देखना भी अमरीकी मफाद में मौजूद है, क्योंकि इससे मशरकी शाम में तैनात अमरीकी फौजियों की इनखला की राह हमवार हो सकती है। इसके साथ साथ अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि शाम एक बार फिर ईरान के मुकम्मल असर में चला जाए। डोनाल्ड ट्रंप, जो दोबारा अमरीकी सियासत का महवर है, इस पूरे मंजरनामे को एक और जाविये से देखते हैं। वो इब्राहिमी मुआहदों को वसअत देना चाहते हैं जिनके तहत अरब और मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। उनकी ख्वाहिश है कि शाम भी किसी मरहले पर इसी रास्ते पर आए, मगर दमिश्क ने वाजे कर दिया है कि वो इस वक्त किसी नॉर्मलाइजेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, खास तौर पर ऐसे हालात में जब उसकी जमीन पर गैर मुल्की फौज मौजूद हो। यही वो नुक्ता है जहां इस डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सेल की अफादियत पर सवाल उठता है। शामी वजारत दिफा पर हमले, सिदारती महल के करीब बमबारी और दमिश्क के कल्ब में धमाके, ये सब ऐसे इक़दामात जो किसी भी एतमाद साजी के अमल को कमजोर कर देते हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान नवंबर 2024 में कायम किया गया ऐसा ही मैकेनिज्म भी शामी हुकाम के लिए एक मिसाल है और एक वार्निंग भी। फ्रांस और अमेरिका की निगरानी में बनने वाले इस निज़ाम के बावजूद इसराइल ने लबनान पर तकरीबन रोजाना हमले किए और 5 मकामात से अपनी फौज वापस नहीं बुलाई। अगर लबनान में यह निज़ाम मौसर साबित नहीं हुआ तो शाम में इससे मुख्तलिफ नतीजा क्यों मुतवक्के हो?
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے عمل کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ پر ہے۔ اگر واشنگٹن واقعی اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے لیے تیار ہے تو شاید یہ میکانزم کچھ کام کر جائے، مگر حالیہ تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ نے شاذ و نادر ہی اسرائیل پر سخت دباؤ ڈالا ہے، خاص طور پر جب بات سیکیورٹی کی آتی ہے۔ گولان کی پہاڑیاں اس تنازع کا سب سے حساس اور دیرینہ پہلو ہیں۔ 1967 میں اسرائیل کے زیر قبضہ یہ علاقہ نہ صرف شامی خود مختاری کی علامت ہے بلکہ خطے کی اسٹریٹجک کنجی بھی ہے۔ اسرائیلی حکام کھل کر کہہ چکے ہیں کہ وہ گولان کی واپسی پر بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے جبل الشیخ جیسے اسٹریٹجک مقامات پر قبضہ بڑھا لیا ہے جو شام، لبنان اور اسرائیل کے سنگم پر واقع ہے۔ فی الحال شامی حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ دسمبر 2024 کے بعد قبضہ کیے گئے علاقوں سے اسرائیل کو پیچھے ہٹایا جائے۔ گولان کا معاملہ شاید مستقبل کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ عارضی انتظامات مشرق وسطیٰ میں اکثر مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ایسے میں پیرس میں ہونے والا یہ معاہدہ بظاہر ایک تکنیکی پیش رفت ہے، مگر اس کے پیچھے طاقت، خوف، مفاد اور عدم اعتماد کی وہ کہانی چھپی ہے جو اس خطے کی پہچان بن چکی ہے۔ دمشق کے لیے یہ ایک آزمائش ہے کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے اپنی زمین بچا سکتا ہے یا نہیں، اور اسرائیل کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ کم سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، اور امریکہ کے لیے یہ ایک اور بیلنسنگ ایکٹ ہے جس میں اسے اپنے اتحادی، اپنے مفادات اور خطے کے استحکام کے درمیان توازن بنانا ہوگا۔